हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित कुछ गुण, ठीक है, वृत्तों के से संबंधित कुछ सूत्र और फिर उस पर आधारित कैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अध्याय 12 की तीनों प्रश्नावली 12.1, 12.2 और 12.3 के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, फिर भी एक बार उसे पढ़ लेते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। जैसे कि ये आर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त की जितनी भी लंबाई होगी, जैसे अगर हम धागे से नापें इस वृत्त को, जैसे जो हम लाल रंग से दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, अगर धागे से या किसी भी चीज से इसको नापें तो इसकी जो लंबाई आएगी वही कहलाती है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा पाई गुणा आर। ठीक है, आर का मान होता है जो वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7 या कभी कभी 3.14 हम लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा, 2 पाई आर होता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये जो वृत्त के अंदर का जो हिस्सा है वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक आर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, एक आर त्रिज्या का वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जैसा कि आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होगा, और आर है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चाप, आर्क। चाप के बारे में दोस्तों हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। चाप क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने दो बिंदु लिए वृत्त पे पी और क्यू। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का भाग है, ठीक है, जो लाल रंग से दिखाया है, वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ठीक है, और ये जो नीला दिखाया है वो भी एक चाप कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, ठीक है, तो लाल भी हमारा एक चाप है और नीला भी एक चाप है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। अब दोस्तों, बिंदुओं P तथा Q के बीच के वृत्त के भागों को देखिए, देख ही तो रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। आप पाएंगे कि दोनों भागों में से एक बड़ा है तथा एक छोटा है। हाँ, ये काम की बात है। नीला वाला बड़ा है और लाल वाला छोटा है। बड़े भाग को दीर्घचाप कहते हैं। ठीक है, बड़ा दीर्घ का मतलब बड़ा ही होता है, तो जो बड़ा भाग है नीला वाला उसे कहेंगे दीर्घचाप, तथा जो छोटा भाग होगा उसे कहेंगे लघुचाप। ठीक है, अब कुछ शरारती बच्चे हैं, वो कहेंगे कि अगर दोनों चाप बराबर हो तो दोस्तों उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसे अर्धवृत्त कहेंगे हम। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक भाग बड़ा है उसे दीर्घचाप कहेंगे, और एक भाग छोटा है उसे कहेंगे हम लघुचाप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पी क्यू बना लिया, जो बड़ा भाग है वो क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घचाप। उसी प्रकार जो छोटा वाला भाग है, छोटा जो चाप है, वो कहलाएगा हमारा लघु चाप। ठीक है, तो बड़ा चाप कहलाता है दीर्घ चाप और छोटा चाप कहलाता है लघु चाप। ठीक है, त्रिज्यखंड। दोस्तों, त्रिज्यखंड के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड की परिभाषा के बारे में। तो त्रिज्यखंड जो है बहुत आवश्यक है हमारे अध्याय 12 के लिए। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र वो है, हमने एक चाप बना लिया पी क्यू लघु चाप, और एक दीर्घ चाप भी बना लिया पी क्यू। ठीक है, तो इन दोनों चापों के सिरे क्या है, पी और क्यू। तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या है। केंद्र के सिरे हैं पी और क्यू, तो केंद्र ओ को सिरों यानी कि पी से मिलाने वाली त्रिज्या ओपी, और दूसरे सिरे क्यू से मिलाने वाली त्रिज्या यानी कि ओ क्यू। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, ठीक है, यानी कि ओपी और ओक्यू, एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो लघु चाप है पी क्यू लाल वाला, और दीर्घ चाप है पी क्यू नीला वाला। ये बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा त्रिज्यखंड। समझिए, वृत्तखंड की तरह लघु चाप लघु त्रिज्यखंड तथा दीर्घ चाप दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लघु चाप है, ठीक है, लघु चाप और ये जो त्रिज्याएं हैं, चाप के सिरों को मिलाने वाली जो त्रिज्याएं हैं और जो लघु चाप है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा लघु त्रिज्यखंड। उसी प्रकार चाप के सिरे पी और क्यू को मिलाने वाली त्रिज्याएं और दीर्घ चाप, ये जो नीला वाला है,
इसके बीच का क्षेत्रफल कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये परिभाषा होती है त्रिज्यखंड की, और उसमें भी लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड बड़ा वाला होगा। ठीक है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे ये कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो इसका संगत चाप होगा ये जो लाल रंग से दिखाया है पी क्यू। तो इस संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। यहाँ पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं थीटा बटे 360 गुणा वृत्त की परिधि भी। ठीक है, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या आया? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपके अध्याय 12 का। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए ये हमने त्रिज्यखंड बना लिया। ठीक है, जिसका कि कोण क्या है? थीटा है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है आर। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है हमारे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र में गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 का। ठीक है, इसी प्रकार हमने दोस्तों संगत चाप की लंबाई का सूत्र भी याद किया था। उसमें भी थीटा बटे 360 का गुणा किया था हमने वृत्त की परिधि के सूत्र से, यानी कि 2 पाई आर से। ठीक है, तो वैसे ही ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर है यहाँ वृत्त की त्रिज्या। जीवा, जीवा के बारे में भी दोस्तों हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q लें, तो जो रेखाखंड PQ होता है वही वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, तो एक बिंदु P लिया, दूसरा Q लिया, P और Q को जो मिला देंगे तो ये जो PQ रेखाखंड है, ठीक है, यही क्या है? वृत्त की जीवा है। वृत्तखंड, वृत्तखंड के बारे में भी दोस्तों हम जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पर हमने एक पीक्यू जीवा बना ली। ठीक है, तो पीक्यू जीवा के नीचे एक चाप है, लाल रंग से दिखा दिया, और ऊपर एक चाप है, नीले रंग से दिखा दिया। नीचे वाला चाप लघु चाप है, छोटा है तो, ऊपर वाला चाप दीर्घ चाप है, बड़ा है तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, ठीक है, तो पीक्यू जीवा है और जो लघु चाप है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा वृत्तखंड। या पीक्यू जीवा और दीर्घ चाप, जो नीला वाला चाप है, इसके बीच का क्षेत्र कहलाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दो प्रकार के वृत्तखंड होते हैं, लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु चाप और जीवा के बीच का वृत्तखंड होगा लघु वृत्तखंड। दीर्घ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र होगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये नीचे वाला है हमारा लघु चाप के साथ लघु वृत्तखंड, दीर्घ चाप के साथ है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कोण थीटा वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको समझ लेते हैं हम दोस्तों। पी क्यू एक जीवा बना ली हमने। ठीक है, जीवा के सिरे और केंद्रों को मिला दिया, ओपी और ओक्यू को। ठीक है, ये जो जीवा के सिरे और केंद्र है ये कौन बनाते हैं? थीटा। ठीक है, ये हमें दिया होगा। ठीक है, और हमने चाप बना लिया पी क्यू। ठीक है, अब जो वृत्तखंड होगा ये क्या होगा? जीवा पी क्यू और इस चाप के बीच का जो हिस्सा है, वो जो क्षेत्र है वो है हमारा वृत्तखंड। ठीक है, तो दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो अगर हम ये पूरा पूरा जो पीला हिस्सा दिखाया हमने, ठीक है, जो त्रिज्यखंड है हमारा, ठीक है, चाप और ये जो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो हमने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से ये पी ओ क्यू के क्षेत्रफल को घटा दें, ये जो त्रिभुज पी ओ क्यू आ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमने लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू का जो भी क्षेत्रफल होगा उससे माइनस कर देंगे। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने पढ़ा था थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, माइनस पीओ क्यू, जो त्रिभुज पीओ क्यू आया उसके क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर वृत्त की त्रिज्या है, माइनस त्रिभुज पीओक्यू का क्षेत्रफल। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अर्धवृत्त के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में। जैसा कि नाम में ही निहित है, अर्धवृत्त का मतलब होगा आधा वृत्त। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब P और Q व्यास के सिरे हों, ठीक है, PQ एक जीवा है और P और Q अगर एक व्यास के सिरे हों तो दोनों चाप बराबर होंगे। ठीक है, और प्रत्येक चाप जो है वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। कैसे, समझ लीजिए। एक जीवा खींचे हमने PQ, अगर ये जीवा PQ वृत्त के व्यास के सिरे हों, मतलब PQ वृत्त का व्यास हो, ठीक है, तो दोनों चाप बराबर हो जाएंगे, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, नीचे वाला चाप और ऊपर वाला चाप दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से ना तो कोई लघु चाप होगा ना कोई दीर्घ चाप होगा, दोनों चाप बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर चाप जो है वो क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। तो प्रत्येक चाप को हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये लाल वाला चाप भी कहलाएगा हमारा अर्धवृत्त, और ऊपर वाला जो हरा नीला वाला है वो भी अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त हमें कब मिलता है, जब जीवा जो है, जीवा के सिरे जो है व्यास के सिरे हों। ठीक है, तो दोनों चाप बराबर हो जाते हैं, ना तो कोई लघु चाप होता है ना कोई दीर्घ चाप होता है, दोनों चाप बराबर होते हैं। तो प्रत्येक चाप को फिर हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम अर्धवृत्त की परिधि की। ठीक है, जैसे वृत्त की परिधि था, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, अब अर्धवृत्त की परिधि कैसी दिखेगी, इसको देखिए। ये जो अर्धवृत्त है इसमें जो हमने हरा हरा रंग से दिखाया है, ये है अर्धवृत्त की परिधि। तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगी 1/2 गुणा 2 पाई आर। तो 2 से 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा, पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी हमारी पाई गुणा आर, पाई आर। आर यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो आइए दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो बैगनी रंग से दिखाया हमने। ठीक है, ये जो अर्धवृत्त की परिधि है और जो व्यास है, उसके जो बीच का हिस्सा है वो होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और उसका सूत्र कितना आ रहा है, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त के चतुर्थांश के बारे में हमें पढ़ना होगा क्योंकि इस पे आधारित काफी प्रश्न है आपके अध्याय 12 में। तो दोस्तों चतुर्थांश से आपको याद आ रहा होगा निर्देशांक ज्योमेट्री का अध्याय 7 का, और कक्षा 9 में भी आपका अध्याय 3 था निर्देशांक ज्योमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे 4 चतुर्थांश होते थे, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। उसी प्रकार वृत्त के चतुर्थांश क्या होंगे, वृत्त को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, हमारा एक चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, हर एक भाग हमारा कहलाएगा चतुर्थांश। 4 बराबर भागों में वृत्त को बांट दें तो वृत्त का प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश। अगर वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये प्रत्येक कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि कुल कोण होंगे 360। ठीक है, 360 को 4 से भाग देंगे तो मिलेगा 90। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश जो है, वृत्त का जो चतुर्थांश है वो एक त्रिज्यखंडी है जिसका कि कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड को हम वृत्त का चतुर्थांश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश की परिधि की। ठीक है, तो ये एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है आर। हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर गुणा 1/4, क्योंकि चतुर्थांश होता है 1/4। तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि होगी 1/4 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, आर यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि कौन सी होगी, ये जो नीला नीला हिस्सा हमने दिखाया है, ये कितनी आ रही है, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि बराबर 1/4 गुणा 2 पाई आर। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, और ये ऊपर वाला 2 चला जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि आ जाएगी 1/2 गुणा पाई आर। वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, 1/4 गुणा वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर। तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि होगी दोस्तों 1/4 गुणा वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल की।
ये एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है r। तो इसका क्षेत्रफल होगा दोनों त्रिज्याएं, ठीक है, और वृत्त के चतुर्थांश की परिधि के बीच का हिस्सा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो चतुर्थांश होता है वो 1/4 होता है वृत्त के, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, कुछ भी घटने लायक नहीं है। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन सा हिस्सा होगा? ये चतुर्थांश की जो त्रिज्याएं हैं वो, और वृत्त के चतुर्थांश की जो परिधि है उसके बीच का, जो हमने बैंगनी रंग से दिखाया है, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वो बहुत ही आसान है, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों अध्याय 12 के परिचय की वीडियो में इतना ही है। अब आगे आप हमारे अध्याय 12 के जो प्रश्नावली हैं उनके प्रश्नों के वीडियो अवश्य देखें। उससे आपको अध्याय 12 के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।